दोस्तों, भारत के फाइटर जेट को लेकर दुनिया भर में एक परसेप्शन हमेशा बना रहता है कि हमारे एयरफोर्स का बैकबोन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और प्रोक्योरमेंट पर ही डिपेंड करता है। लेकिन असल कहानी इन कॉन्ट्रैक्ट से कई ज़्यादा गहरा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कहीं ना कहीं सीक्रेटिव भी रही है। आज हम ऐसे एक हिडन हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जिसके बिना इंडियन एयरफोर्स की शकल आज कुछ और होता। ये कहानी भारत और रशिया की दोस्ती को लेकर है, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से रशिया की तरफ से सीक्रेटली और क्वाइटली भारत का पूरा फाइटर इकोसिस्टम को शेप किया गया था और किस तरीके से रशियन फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स की एयर पावर का सबसे बड़ा पिलर बन गया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। अब 1971 के वार के बाद भारत को एक बात समझ में आ गया था कि अगर एयरफोर्स को पावरफुल बनाना है तो एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पर पूरा कंट्रोल भारत के पास होना चाहिए। उस वक्त भारत के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं थे। यूनाइटेड स्टेट ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और आज के भारत के जो क्लोज अलाइड कंट्री हैं जैसे कि यूके और फ्रांस, ये दोनों इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। अब 1971 की वॉर में क्या हुआ था आप सभी को पता होगा, जब रशिया अकेले भारत के लिए यूनाइटेड स्टेट की 7th फ्लीट और पूरे यूरोपियन यूनियन के खिलाफ खड़ा हो गया था। उस समय रशिया की तरफ से भारत को एक हिस्टोरिक ऑफर दिया गया था, जिसमें पहली बार भारत को किसी देश ने एयरक्राफ्ट के साथ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन दिया गया था और ये आज की इंडो रशियन डिफेंस रिलेशनशिप का फाउंडेशन था। अब इंडियन एयरफोर्स में रशियन एयरक्राफ्ट का एंट्री मिक्स सीरीज से शुरू हुआ था। सबसे पहले भारत और रशिया के बीच जो बड़ी डील साइन किया गया था वो MiG-21 एयरक्राफ्ट को लेकर साइन किया गया था। ये वही एयरक्राफ्ट है जो कोल्ड वॉर के टाइम पर रशिया का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट में से एक था, जो कि यूनाइटेड स्टेट की F-4 फैंटम के लिए वियतनाम वॉर में सबसे बड़ा खतरा बना हुआ था। लेकिन इस डील में एक सीक्रेट एडवांटेज छुपा हुआ था, क्योंकि इसमें पहली बार रशिया की तरफ से किसी देश को अपनी एयरक्राफ्ट के साथ लाइसेंस प्रोडक्शन यानी इंडिया को MiG-21 को बनाने की परमिशन दिया गया था। इसके अलावा टूलिंग, मैन्युफैक्चरिंग जिग, फुल ड्राइंग और सब कुछ ट्रांसफर किया गया था। इसके लिए रशियन इंजीनियर्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में परमानेंटली डिप्लॉयड किया गया था, जो कि भारत में MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट को बनाने में मदद कर रहे थे, साथ ही इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेन कर रहे थे। ऐसे समय में जब दुनिया किसी दूसरे देश को फाइटर जेट का स्क्रू तक नहीं देता था, तब रशिया की तरफ से अपनी एडवांस फाइटर जेट की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग लाइन को भारत को दे दिया था। इस वजह से 1970 से लेकर 90s तक जो भी एयरक्राफ्ट भारत में बनाए गए थे, मेंटेन किए गए थे, ऑपरेट किए गए थे, सबका डीएनए एक तरह से रशियन कल्चर के साथ लिंक हो गया था। अब इनिशियली MiG-21 के बाद 1970 से लेकर 1980 के बीच भारत में रशियन जेट का एक बड़ा इकोसिस्टम बिल्ड होने लगा था। 1980 की शुरुआत में ही भारत की तरफ से अपनी टैक्टिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मॉडर्न बनाने के लिए MiG-23BN एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया था। इसका स्विंग विंग डिजाइन भारत को लो स्पीड स्टेबिलिटी और हाई स्पीड डैश दोनों प्रोवाइड कर सकते थे, जो कि कोल्ड वॉर के समय में एक मेजर अपग्रेड माना जा रहा था। उसके बाद मिड 80s के टाइम पर ग्राउंड अटैक रोल के लिए भारत की तरफ से MiG-27 को खरीदने का फैसला किया गया था। उसके बाद ये जेट इंडियन एयरफोर्स का प्राइमरी स्ट्राइक एयरक्राफ्ट बन गया था, जिसे कारगिल जैसे ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि भारत को क्लोज एयर सपोर्ट में एक सॉलिड एडवांटेज दे रहे थे। फिर 1987 से 1988 के बीच सबसे बड़ा लीप आया था, जब भारत की तरफ से MiG-29 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया था और MiG-29 एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला भारत दुनिया में पहला इंटरनेशनल कस्टमर बना था। ये एयरक्राफ्ट भारत का पहला ट्रू एयर सिक्योरिटी फाइटर था, जिसे बाद में UPG स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया गया था, जिसमें मॉडर्न रडार, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम और एडवांस मिसाइल भी भारत को ऑफर किए गए थे। यानी 1970 से लेकर लेट 80s तक पूरा इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन डीपली रशियन एयरक्राफ्ट पर बेस्ड हो चुका था। हालांकि तब इसको सोवियत यूनियन कहा जा रहा था। अब 90s की शुरुआत में सोवियत यूनियन गिर गया था। भारत में इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक नहीं चल रहे थे। इंडियन एयरफोर्स के MiG एयरक्राफ्ट की क्रैशेस बढ़ रहे थे, स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं हो रहे थे और इंडियन एयरफोर्स को अर्जेंटली एक हाई परफॉर्मेंस हैवी फाइटर की जरूरत महसूस हो रहा था। और इसी वक्त रशिया की तरफ से एक और सीक्रेट प्रपोजल दिया गया था, जिसमें रशिया की तरफ से अपनी सुखोई Su-27 का एक कस्टमाइज्ड वेरिएंट भारत को ऑफर किया गया था, जिसे बाद में Su-30 कहा जाने लगा। और इंडियन वेरिएंट को हम आज Su-30 MK के नाम से जानते हैं, जिसके बाद खुद रशिया भी इस एयरक्राफ्ट को बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करने लगा और बाकी देशों को एक्सपोर्ट करने लगा। अब Su-30 MK की बात करें, जो कि आज भी इंडियन एयरफोर्स का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है और अभी भी इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन एयरक्राफ्ट है। ये असल में इंडियन एयरफोर्स लेग बेट की तरह था, क्योंकि जब इसे भारत को ऑफर किया गया था तब रशिया खुद इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहा था। यानी कि ये एयरक्राफ्ट एक तरीके से
इनिशियल डेवलपमेंट फेज में था जब भारत की तरफ से इसे खरीदने का फैसला कर लिया गया था और सबसे पहले इसे भारत की तरफ से इस्तेमाल करना स्टार्ट किया गया था, जबकि खुद रशिया की तरफ से इसे 2013 में अपनी एयरफोर्स में शामिल किया गया था। अब Su-30 MKI की डिजाइन में भारत के इन्वॉल्वमेंट दुनिया को बाद में पता चला था, लेकिन असली कहानी है कि इस एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम और इंजन रशियन ओरिजिन से था, मिशन कंप्यूटर एवियोनिक्स इंडियन ओरिजिन से थे, नेविगेशन सिस्टम और डिस्प्ले सिस्टम फ्रेंच ओरिजिन से था और कुछ सिस्टम इजरायली ओरिजिन से थे। इस तरह का मल्टीनेशनल फ्यूजन पहली बार किसी रशियन जेट के साथ देखा गया था, जो कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कभी भी अपने अलाइड कंट्री को अलाउ नहीं किया था, लेकिन रशिया ने ऐसा करने से भारत को नहीं रोका था। और यही बात Su-30 MKI का सबसे बड़ा सीक्रेट था, क्योंकि ये जेट असल में भारत के लिए एक जॉइंट इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म बन गया था। यानी रशिया ने सिर्फ एयरक्राफ्ट सप्लाई नहीं किया था, बल्कि उन्होंने भारत को फाइटर इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी का रास्ता दिखाया था। अब Su-30 MKI के साथ साथ रशिया की तरफ से कुछ ऐसे कैपेबिलिटी भी भारत को ट्रांसफर किया गया था जिनको उस समय यूजुअली स्ट्रेटेजिकली रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी बोला जा रहा था, जिसमें सोर्स कोड लेवल का एक्सेस, वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन परमिशन, ब्रह्मोस लाइक हेवी मिसाइल को इंटीग्रेट करने का क्लियरेंस और डीप मेंटेनेंस और ओवरऑल टेक्नोलॉजी दिया गया था। दुनिया में किसी भी कंट्री को इससे पहले रशिया की तरफ से इस लेवल का एक्सेस नहीं दिया गया था, जिसमें Su-30 के बाकी ऑपरेटर यानी अल्जीरिया, वियतनाम और चाइना जैसे देश भी शामिल थे। किसी को भी भारत को ऑफर किए गए टेक्नोलॉजी को ऑफर नहीं किया गया था और ये एक साइलेंट रीजन था, जिसके बाद भारत की तरफ से 272 सुखोई को ऑर्डर किया गया था और उसके बाद एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन बन गया था। आपको शायद पता होगा कि सुखोई एक रशियन ओरिजिन जेट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के 60% से ज्यादा सुखोई एक्चुअली भारत में ही मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जिसमें भारत में ही रॉ मटेरियल से एयरफ्रेम तैयार होता है, इंजन असेंबली भारत में ही की जाती है, रडार और एवियोनिक्स इंटीग्रेशन भारत में किया जाता है, कंप्लीट टेस्टिंग भारत में किया जाता है और खुद भारत इन जेट को अपग्रेड भी कर सकता है। मतलब आज की डेट में भारत के पास जो एरोस्पेस कैपेबिलिटी मौजूद है, इनका फाउंडेशन बनाने में कहीं ना कहीं रास्ता रशिया की तरफ से दिखाया गया था और सुखोई प्रोग्राम से ही HAL को एक नई इंडस्ट्रियल बैकबोन मिल पाया था, जिसका फायदा आज LCA तेजस MK या फिर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोजेक्ट में हमको देखने को मिलने वाली है। अब सवाल ये कि चाइना को छोड़कर भारत को रशिया इतना ट्रस्ट क्यों करने लगा था। अब इसके 3 मेजर कारण हैं। पहला कारण ये कि भारत चाइना की तरह कभी भी टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं करता है। आप सभी चाइना की रिवर्स इंजीनियरिंग कल्चर के बारे में जानते होंगे, जो कि भारत में नहीं है। दूसरा मेजर पॉइंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। भारत में कई सरकार बने हैं, कई सरकार गिने और कई PM आए, कई PM गए हैं, लेकिन इस दौरान कभी भी भारत की तरफ से रशिया के अगेंस्ट में जियोपॉलिटिकल वोट नहीं दिया गया है। तीसरा मेजर पॉइंट लॉन्ग टर्म मार्केट है। जब से भारत और रशिया के बीच ये डील होना स्टार्ट किया गया था, तब से लेके आज तक भारत की तरफ से रशिया को प्रेडिक्टेबल एरोस्पेस मार्केट ऑफर किया, जो डेकेड्स तक स्टेबल रहा है और ये एक मेजर रीजन है जिस वजह से रशिया भारत पर इतना ट्रस्ट करता है। और इसी वजह से रशिया की तरफ से इवन ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम में भारत के साथ कोलैबोरेशन करने का प्रपोजल दिया था, जो आज दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक माना जाता है। आज Su-30 MKI के बारे में दुनिया एक ही बात कहता है, ये सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक एयरबोर्न वेपन ट्रक है। इसके पास 12 हार्ड पॉइंट, 8 टन के आसपास वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी, थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन, 3000 किलोमीटर ज्यादा का कॉम्बैट रेडियस, ब्रह्मोस एक कैपेबिलिटी और सुपर मैनुअलिटी जैसे कैपेबिलिटी मौजूद है। इसका मतलब ये एयरक्राफ्ट बैटलफील्ड में एक मल्टी रोल बीस्ट बन सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत अभी अपने सुखोई को अपग्रेड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और इसमें किसी भी टाइप की वेपन को इंटीग्रेट कर सकता है, जिसके लिए रशिया से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये कैपेबिलिटी किसी और इंपोर्टेड फाइटर जेट में भारत के पास नहीं है, चाहे वो रफाल हो या मिराज 2000 हो। इनमें कोई भी वेपन को इंटीग्रेट करने के लिए भारत को सबसे पहले फ्रांस से परमिशन और क्लियरेंस लेने की जरूरत पड़ने वाली है और वो इसके लिए इजीली राजी भी नहीं होते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज यहाँ पे क्लियर होता है, सुखोई प्रोग्राम ने भारत को सिर्फ जेट नहीं दिए हैं, इसने भारत को एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कल्चर, डीप मेंटेनेंस इकोसिस्टम, वेपन इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंस, बिग एयरक्राफ्ट हैंडलिंग एक्सपीरियंस, मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी फ्यूजन कैपेबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट एयर सुपरियरिटी डॉक्ट्रिन दिया था। और आज भारत की सभी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस मार्क 2, तेजस MK ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, इन सभी एयरक्राफ्ट इनडायरेक्टली रशिया के इंडस्ट्रियल या एरोस्पेस हेल्प से ही पॉसिबल हो पाया है। अगर आज चाइना और पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट में इंडियन एयरफोर्स इतना कॉन्फिडेंट है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन Su-30 MKI फ्लीट होने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को जितने भी हेवी ब्लो दिया गया था उसमें ज्यादातर Su-30 MKI की तरफ से डिलीवर किया गया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी
कैसे रशिया की तरफ से सीक्रेटली भारत का फाइटर इकोसिस्टम सेव किया गया था और किस तरीके से सुखोई जेट आज इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन बन गए हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पर बनाया जाएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।